हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, और इस सेशन में आपको आखिरी तक रुकना है क्योंकि आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है, लेकिन वो मैं तभी करूंगी जब मैं ये सेशन कंप्लीट कर लूंगी। तो इस सेशन में मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उसमें हमें इस बार जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि हमारा जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है, रैशनलाइज्ड कंटेंट है, वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। और डेफिनेटली वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही कोर्स आपको 11th में पढ़ना है, फिर 12th में पढ़ना है, अपने परसेंटेज बनाने हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है। तो एटलीस्ट ये जो है इसका जो कंटेंट है वो हमारे टिप्स पर होना चाहिए। टिप्स पर होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो कंटेंट एक्चुअली में है क्या। तो आइए इस सेशन को देखते हैं, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, इस सेशन के अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है, तो आपको ये सेशन पूरा लास्ट तक देखना है। अब देखिए, बात ये है कि एज पर आर सीबीएसई है ना, सीबीएसई जो है, एनसीईआरटी जो है, उन्होंने क्या करा है कि आपका जो सिलेबस है उसका कंटेंट कम करके आपके एक्टिविटीज में आपको ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है, ताकि ज्यादा प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स की उभर के आ सके अपनी जो भी एजुकेशन है उसको लेकर के। यानी कि हम बायोलॉजी की फील्ड में अगर बात करते हैं तो इन्होंने कंटेंट को कम करते हुए आपको प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी तरफ ज्यादा फोकस करने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि मगअप कर लो, बहुत सारा थियोरी पढ़ लो और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करो तो आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, इस चीज को ये नहीं मानते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, 2 लाइन है, इट इज इंपेरेटिव टू रिड्यूस कंटेंट लोड ऑन स्टूडेंट। कंटेंट लोड कम करने की कोशिश करी है, एज वेल एज जो रिड्यूसिंग द कंटेंट लोड एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। वो आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की तरफ फोकस करना चाहते हैं, और कंटेंट उन्होंने किया है कम। तो हम पहले देखेंगे कि क्या कंटेंट उन्होंने रिड्यूस किया है। जब हम कंटेंट देखने जाते हैं तो ये है हमारी 11th की एनसीईआरटी की सिलेबस है ना। कंटेंट जो 11th की एनसीईआरटी का है उसमें हमें ये मालूम है कि यूनिट 1 में हमारे पास 4 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में हमारे पास फिर 3 चैप्टर हैं, यूनिट 3 में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, यूनिट 4 में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा यूनिट था ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि यूनिट 5 है, जहां पर आपको करीब करीब 7 चैप्टर्स मिलते हैं। ठीक, इसमें से इन्होंने रिड्यूस क्या किया है। अगर हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की बात करें जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, इस लिविंग वर्ल्ड को बहुत ज्यादा रैशनलाइज किया गया है, यानी कि इस लिविंग वर्ल्ड में से क्या क्या टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक, ये पेज नंबर के साथ दिया हुआ है, कौन सा पेज नंबर आपको नहीं पढ़ना तो आप पेज नंबर पे भी क्रॉस लगा सकते हो। अब टॉपिक की बात करें तो टॉपिक सबसे पहले उन्होंने ये हटा दिया कि व्हाट इज लिविंग, ये पढ़ना ही नहीं है कि लिविंग क्या है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना जरूरी है, क्योंकि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उन्होंने बात नहीं करी है, पता होना चाहिए। आगे हम जितनी भी बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं पूरे साल, या जितनी हम पढ़कर आए हैं उस हिसाब से वो बहुत नॉमिनल सी चीजें, तो लिविंग पे नहीं जाना है। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं उस पे नहीं जाना, यानी कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में से। पूरा चैप्टर तो कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, लिविंग नहीं पढ़ना, टैक्सोनॉमिकल एड नहीं पढ़ना, यानी हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और सिस्टमैटिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, ऑब्लिगेट कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो जो 7 मेजर टैक्सॉन्स हैं उनको पढ़ना है। टैक्सोनॉमिकल एड्स नहीं पढ़ना, टैक्सोनॉमिकल एड्स में बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जियोलॉजिकल पार्क ये नहीं पढ़ना है, यानी कि हर्बेरियम पढ़ना रहेगा, है ना। तो ये पूरी तरह टैक्सोनॉमिकल एड्स को डिलीट नहीं किया गया, की पढ़ना रहेगा, हर्बेरियम पढ़ना रहेगा। यानी कि अगर हम टैक्सोनॉमिकल एड में से ये 3 टॉपिक्स छोड़ दें तो उसके बाद जो भी बचा है वो पढ़ना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं कि अच्छा ये चैप्टर डिलीट हो गया, हमने ये पूरा ही नहीं पढ़ा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड है वो मैं आपको बताऊंगी अभी इसी सेशन में, लेकिन ये कंप्लीटली डिलीटेड नहीं है। कुछ चीजें इसमें से रिमूव कर दी गई हैं और कुछ चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। और क्यों नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आपको कम से कम टैक्सॉन तो पता होना ही चाहिए, तब तो आप एनिमल और प्लांट के बारे में पढ़ पाओगे आगे जाके। ठीक है, तो ये इतना डिलीट है हमारे फर्स्ट चैप्टर में से। सेकेंड की हम बात करते हैं तो सेकेंड चैप्टर हमको पूरा पढ़ना है, यानी कि हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीटली पढ़ना रहेगा। देखिए, फर्स्ट यूनिट में ये इस चैप्टर में से
थोड़ी थोड़ी चीजें डिलीट हुई हैं। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं है। थर्ड चैप्टर जो है प्लांट किंगडम, उसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है। वो पोर्शन क्या है उसको देखते हैं। तो वो पोर्शन है हमारा एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट आपको नहीं पढ़ना है। देखिए प्लांट किंगडम में पेज नंबर 40-41 पे एंजियोस्पर्म दिया हुआ है, उसको नहीं पढ़ना है। और 42-43 पर प्लांट लाइफ साइकिल ऑल्टरनेटिव जनरेशन, जहां पर हम गेमिटोफाइट पढ़ते थे, है ना, स्पर्मेटोफाइट पढ़ते थे, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। ये दो चीजें बस डिलीट हुई हैं इस चैप्टर में से। इसके बाद हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमें पूरा का पूरा पढ़ना है, यानी कि फोर्थ चैप्टर हम वैसा का वैसा पूरा पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर पूरा पढ़ना है और सेकेंड चैप्टर भी पूरा पढ़ना है। थर्ड और फर्स्ट चैप्टर में से कुछ कुछ चीजें डिलीट हो गई है। ये बात हो गई हमारे फर्स्ट यूनिट की। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, जो हमारा सेकेंड यूनिट है, जहां पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल दिया हुआ है। उसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो इसमें से जो फिफ्थ चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जहां हम फ्लावरिंग प्लांट के पढ़ते हैं, वहां पर हमें पेज नंबर 67 और 68 पर जो मॉडिफिकेशंस हैं रूट के वो नहीं पढ़ना, यानी कि रूट अपना काम छोड़ के दूसरा काम कैसे करती है वो नहीं पढ़ेंगे। दूसरा 68-69 पेज नंबर पे स्टेम का मॉडिफिकेशन भी नहीं पढ़ना, फिर लीफ का मॉडिफिकेशन भी नहीं पढ़ना, यानी कि कुल मिला के इस चैप्टर में दिए गए 3 ही मॉडिफिकेशंस थे और वो तीनों मॉडिफिकेशंस नहीं पढ़ना। तो फिर मैडम हमें पढ़ना क्या है, हमें इन तीनों मॉडिफिकेशंस को छोड़ के जो जनरल फीचर्स हैं मॉर्फोलॉजी में प्लांट की, उनको पढ़ना है, उनको पूरी तरह अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें फेबेसी और लिलेसी फैमिली नहीं पढ़ना है। अब जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्हें फेबेसी और लिलेसी फैमिली पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो वो आपके लिए इट्स फाइन कि आपको ये अभी नहीं पढ़ना है, अभी सरप्राइज बाकी है एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो इसमें से ये नहीं पढ़ना है। तो ये हो गई हमारी कौन से सेकंड वाले यूनिट की बात। फिफ्थ चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट में से हमने 3-4 चीजें हटा दी कि हमें फैमिलीज नहीं पढ़नी है। दूसरा हमें क्या नहीं पढ़ना है, मॉडिफिकेशन। तीसरा अब आती है बात चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी मतलब जहां हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो इसमें से भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता था, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसे रैशनलाइज किया गया। तो ये जो एनाटॉमी वाला चैप्टर है, यहाँ पर हमें टिश्यूज़ के बारे में नहीं पढ़ना है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे नहीं जाना है, सिंपल टिश्यू पे नहीं जाना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे नहीं जाना है। अब अच्छी बात यह है कि आप इसको ऐसा का ऐसा रख सकते हो, यहाँ पे पैरा तक दिया हुआ है पेज नंबर के साथ। पैरा 4 नहीं पढ़ना, पैरा 2 और 3 नहीं पढ़ना है इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे। सेकेंडरी ग्रोथ का मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, वैस्कुलर केम्बियम नहीं पढ़ना, और ना कि सिर्फ वैस्कुलर केम्बियम, 6 चैप्टर में से बहुत ज़्यादा कुछ रिड्यूस किया गया है। इसके बाद आपको वैस्कुलर केम्बियल रिंग भी नहीं पढ़ना है। देखो, एक्टिविटी ऑफ केम्बियल रिंग नहीं पढ़ना, स्प्रिंग वुड क्या होता है, ऑटम वुड क्या होता है, ये नहीं पढ़ना है। हालांकि मैं ये बोलूँगी कि अगर ये पढ़ना भी होता तो ये हार्डली 2-3 लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ इतना वो नहीं है। हार्टवुड और सैपवुड भी छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो भी हटा दिया है। कॉर्क केम्बियम भी नहीं पढ़ना है, सेकेंडरी ग्रोथ का मैकेनिज्म मतलब, और सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स भी नहीं पढ़ना कि कैसे होती है। ये सारी बात हमने 6 चैप्टर की करी। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी उसमें से सबसे ज्यादा कंटेंट जो रिड्यूस किया गया है वो 6 चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए किया गया है। लेकिन अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं 7 चैप्टर की, तो 7th चैप्टर यानी अब हम आ गए हैं अपने यूनिट सेकंड के लास्ट चैप्टर पे, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जहां पर हम बात करते थे कि एक एनिमल की बॉडी कैसे बनी थी। तो ये जो 7th चैप्टर है इसमें से क्या रिड्यूस किया हुआ है, पेज नंबर 100 पे एनिमल टिश्यू हटा दिया, वो नहीं पढ़ेंगे। 101 और 102 पर ड्रॉप्ड आउट टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के डिटेल में नहीं जाना है। कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, अर्थवर्म, अर्थवर्म भी आपको नहीं पढ़ना। पहले जो इन्होंने रिड्यूस किया था वो अर्थवर्म के अलावा फ्रॉग था, कॉकरोच था। तो अभी क्या हटा दिया है, अभी अर्थवर्म हटा दिया है, ठीक। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम फिर इसमें जो मेंशन नहीं है, इस पर्टिकुलर स्केल पर जो भी मेंशन नहीं है वो हमें पढ़ना है, और जो मेंशन है वो नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी उठा के देखना है, ठीक है। फिर 106 पे मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स जो बताता है हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, वो भी हमें नहीं पढ़ना। अब हम आते हैं 9th चैप्टर पे, जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट का चैप्टर है। देखो,
9th चैप्टर जो है वो यहाँ पर 3rd यूनिट का चैप्टर है, यानी अभी तक हम ये देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट में से 2 चैप्टर रिड्यूस किए, 2 चैप्टर का कंटेंट रिड्यूस किया, फिर सेकेंड यूनिट में भी 2 चैप्टर का कंटेंट रिड्यूस किया, तीनों का ही किया थोड़ा थोड़ा, और फिर उसके बाद बात आती है 3rd की। तो इसमें आपको सेल तो है जो पूरा पढ़ना है, ठीक है। सेल बहुत जरूरी भी है क्योंकि यही सेल का कंसेप्ट आपको आगे क्लास 12th में लगेगा, तो सेल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में से कुछ चीजें रिड्यूस कर दी गई हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स में से क्या रिड्यूस किया गया है देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में से नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स एंड पॉलीमर रिमूव किया है। हाँ, ये चीज जो है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अगर इस कंटेंट को थोड़ा रिड्यूस किया भी है तो ठीक है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ने में डिफिकल्टी भी लगती थी, बट ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स को रिड्यूस कर दिया है, वो हमें नहीं पढ़ना। फिर हमें डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जहां पर हम एक्चुअली पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म पढ़ते थे कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, कौन सी साइकिल चल रही है, वो वाली चीज़ें हमें यहाँ नहीं पढ़नी है। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग क्या होता है वो नहीं पढ़ना, लिविंग स्टेट नहीं पढ़ना। और फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8, 10। अब ये क्वेश्चन नंबर मैम क्यों आए, कुछ भी अलग नहीं है, ये जो टॉपिक हमने रिमूव किए हैं, ये जो टॉपिक हमने नहीं, मतलब मैंने नहीं, जो भी टॉपिक एनसीईआरटी ने रिमूव किए उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ना, उससे रिलेटेड समरी में मेंशन पॉइंट्स हमें नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद समरी उस चैप्टर की एनसीईआरटी से पढ़ते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे टाइम्स पर ऐसा देखा गया है कि जो समरी होती है एनसीईआरटी की उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ने और ये टॉपिक्स बायोमोलिक्यूल चैप्टर से नहीं पढ़ने। अब बात आती है नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो यानी अब हम किस पर पहुंच गए, अब हम पहुंच गए अपने ये वाले चैप्टर पे, यूनिट पे, जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ये वाला सेल साइकिल और सेल डिवीजन भी पूरा पढ़ना रहेगा। अब हमें क्या नहीं पढ़ना है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है बायोमोलिक्यूल के बाद वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी कि 11th चैप्टर, 12th चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। ये पूरे नहीं पढ़ने, ठीक है, ये पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने। देखो मैंने बोला था ना, अगर कोई चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है तो उसमें ये लिखा रहेगा कि ये चैप्टर कंप्लीटली नहीं पढ़ना, लेकिन अगर कोई चैप्टर में से टॉपिक्स दिए हुए हैं तो उसके रिमेनिंग टॉपिक्स तो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। अब अगर 2 चैप्टर और रिड्यूस हो गए 11th और 12th वाला, तो इसका मतलब क्या है, ये 11th और 12th चैप्टर दोनों रिड्यूस हो गए। यानी कि जो हमारा 4th यूनिट था प्लांट फिजियोलॉजी का, अब हमारे पास उसमें बचा है 13, 14, 15, यानी एक जहां पर हम फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ते हैं, दूसरा जहां पर हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में प्लांट में प्रॉपरली पढ़ते हैं, कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, फिर हम पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब बात करते हैं कि इन तीनों चैप्टर में क्या कुछ रिड्यूस हुआ है। तो ये जो है इसमें कुछ नहीं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिड्यूस हुआ है, उसके बाद है ना, उसमें से क्या रिड्यूस हुआ है, फोटो पीरियोडिज्म नहीं पढ़ना, वर्नलाइजेशन नहीं पढ़ना, सीड डॉर्मेंसी, कैसे सीड मैच्योर होता है, कैसे डॉर्मेंट होता है, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि 3, 5, 8, 10 ये क्वेश्चन नंबर हमें नहीं पढ़ने। फिर आती है यहाँ पर, तो हमारा 4th यूनिट कंप्लीट हो गया है ना। अब जब हम नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं तो नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या था, देखो प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब 5th यूनिट जो है उसमें पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है। हालांकि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होती है इसमें से कुछ चीज़ें रिड्यूस की गई हैं, मैं आपको उसका रीज़न समझाऊंगी कि वो क्यों रिड्यूस की गई हैं। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें पढ़ना क्या था कि डाइजेशन हमारे अंदर कैसे हो रहा है, ब्रीदिंग कैसे होगी, हमारा ब्लड कैसे काम करेगा, एक्सक्रीटरी में हम कैसे एक्सक्रीशन करेंगे, अनवांटेड चीज़ों को कैसे रिमूव करेंगे, लोकोमोशन मूवमेंट कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर कैसे होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इतनी चीज़ें हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़नी रहती थी। अब इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव की गई हैं, वो क्या हैं, देखो 16th चैप्टर डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो इन्होंने ये पूरा हटा दिया, और इन्होंने ये इसीलिए नहीं हटाया है कि इससे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम थी, ये इसीलिए हटाया है क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमने क्लास 10th में जब लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था तो वह हमने डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हमें ऐसे तुक्के मार के नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ये डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर रिड्यूस है क्योंकि हम ये ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी क्लास 10th का चैप्टर था, इसीलिए क्लास 11th में इसके डिटेल में नहीं गए। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से पूरा चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है, जबकि डाइजेशन पूरा चैप्टर रिमूव था।
तो अब हमें क्या क्या रिमूव हुआ है न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में? रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्ट 10th में पढ़ा था, वो हटा दिया। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग हटा दिए। आई के बारे में भी आप अपने क्लास 10th में क्लास 8th में पढ़ चुके होते हो, तो इसीलिए आई के बारे में भी हटा दिया गया। आई में से बहुत सारी चीजें, आई क्या होती है, पार्ट्स ऑफ आई क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या होता है, और इसके आंख के साथ साथ कान भी नहीं पढ़ना। ईयर भी हटा दिया, ठीक है, ईयर के बारे में नहीं पढ़ना, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग नहीं पढ़ना। यानी कि देखा जाए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से आई, हियरिंग, आई और ईयर, ये दोनों चीजों को रिमूव कर दिया गया है, और रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। फिर समरी भी इस चैप्टर में से पैरा 3 और 4 हम नहीं पढ़ेंगे। अब ये वही पैराग्राफ है जहां पर हमारे प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स रिमूव किए उससे रिलेटेड सारी चीजें थी, वो नहीं पढ़ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पढ़ना, जो कि पेज नंबर 329 333 पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 आप इसे नोट कर सकते हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो अब मैं आपको जितनी भी चीजें ये वाली बता रही हूं कि कौन सी नहीं पढ़नी है कौन सी पढ़नी है, इसको आप अच्छे से मार्क करके रख लीजिए। आई गिव यू अ मिनट, आप अपनी एनसीईआरटी में इस चीज़ को मार्क कर सकते हैं, आपको कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट चैप्टर में से ये 3-4 पोर्शन मार्क करने हैं, आप वीडियो पॉज करके भी मार्क कर सकते हो। एंजियोस्पर्म वाला जो हमारा प्लांट किंगडम है उसमें से ये टॉपिक रिमूव है, इसको मार्क कर लीजिए रेड पेन से कि इसको नहीं पढ़ना। 5th चैप्टर में ये 5 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं फैमिली को लेकर। 6th चैप्टर एनाटॉमी में हमें ये वाले टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन 6th चैप्टर में से बहुत सारी चीजें रिमूव है, इतना मार्क कर लिया। ये वाला पोर्शन भी 6th चैप्टर में इंक्लूडेड है, ये मार्क कर लिया। जहां क्वेश्चन नंबर है वहां क्वेश्चन नंबर भी मार्क करते चलिए। 7th चैप्टर में एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव मसल, इन सबको हटा दिया। न्यूरल, अर्थवर्म, मॉर्फोलॉजी, इन सबको रिमूव कर दिया है, ये मार्क कर लिया। एनाटॉमी हटा दिए, कॉकरोच नहीं पढ़ना, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, समरी, क्वेश्चन नंबर ये वाले मार्क कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लिए, इसे भी नहीं पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स में मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर भी मार्क कर लीजिए पॉज करके। ओके, नाउ 11th चैप्टर पूरा कट कर दो। मिनरल न्यूट्रिशन एनसीईआरटी में से पूरा एक बार मार्क करके हटा लो। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से ये टॉपिक्स हैं, हार्डली 3 टॉपिक्स हैं और कुछ उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा हटा दो। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये वाले टॉपिक्स हैं, वो आप देखते ही पहचान जाओगे क्योंकि आपने 10th में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये वाले आप मार्क कर लीजिए, कर लिए, दैट्स इट। अब मैंने आपसे कहा था कि जब ये सेशन मैं खत्म करूंगी तो आपसे करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है उसे ध्यान से सुनना। अगर आपने क्लास 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम को चूज कर लिया है तो इतना तो 100% श्योर है कि आपने किसी एम को टारगेट करते हुए ही ये सिलेक्ट किया होगा। अब वो जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है इस पूरे 2 साल की जर्नी का, वो नीट की तरफ जाता है ना, और नीट से ही फिर आगे सारे दरवाजे खुलते हैं आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो नीट का एग्जाम तो हमें देना ही देना है, राइट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं ये सारे स्टूडेंट से कह देना चाहती हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो IIT JEE हो, या फिर वो ओलंपियाड हो, NTSC हो, UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सारे के सारे एग्जाम्स में कोई रैशनलाइज्ड सिलेबस नहीं आता। आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वहां पर आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी पूछा जाता है, क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी। आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही रैशनलाइज्ड सिलेबस की तैयारी करें, लेकिन आपको अपने टारगेट को किल करने के लिए तैयारी एनसीईआरटी से 11th और 12th की पूरी तरह करनी रहेगी। अब वो हम मैडम कैसे कर सकते हैं, चाहे रैशनलाइज्ड सिलेबस हो या फिर पूरा का पूरा कंटेंट हो, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है कंप्लीटली। तो आपको भटकने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ये जो कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं रैशनलाइज्ड वे में, जब भी तैयारी करनी है एग्जाम के लिए, तो उस टॉपिक को जब पढ़ना है वो भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर पूरी तरह प्रिपेयर्ड मिलेगा। एज वेल एज हमारा जो IIT JEE हो, ओलंपियाड हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, SSC हो, ये सारी चीजें भी मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको पूरे के पूरे कोर्स के साथ पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मिल जाएगी, जो भी आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। सी, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अक्सर ये बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के थॉट आता है कि हमें अगर रैशनलाइज सिलेबस पढ़ना है, खुश हो जाते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। अगर सिर्फ इस माइंड सेट से, सिर्फ इस मेंटालिटी से आप रन करोगे तो हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दौड़ में, हो क्या सकता है जब आप इतना सारा छोड़ दोगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो दौड़ है उसमें पीछे हो जाते हो। तो हमें थोड़ा
बैलेंस करके चलना है। बैलेंस कैसे करना है वो सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसे ग्रैब करिए और दोनों चीजों की तैयारी करते चलिए। अच्छा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, IIT, JEE, नीट, NTSC, रेलवे, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अलग से इंपॉर्टेंटली एक प्लानर बना के कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, वो कोई भी एग्जाम हो, तो आप उन दोनों चीज को फॉलो करिए, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहेंगे, कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि मुझे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये तैयारी करनी है और मुझे 11th के एग्जाम के लिए ये तैयारी करनी है। दैट्स इट, यही मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। दिस पर्टिकुलर थॉट, दिस पर्टिकुलर डिसीजन फॉर यू कि आप किस चीज को कैसे फॉलो कर रहे हैं कैन चेंज अ लाइफ ऑफ योर सेल्फ डेफिनेटली। वाई? बिकॉज आपको पता रहेगा मेरा मार्क क्या है, मैंने ये 2 रास्ते चुन लिए हैं, एक पे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, दूसरा मेरा एम है। ठीक, तो हमारी 11th की तैयारी मैंने आपको बता दी कौन से चैप्टर्स से करनी है, कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपको क्या करना है। अब देखो, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको नीट की प्रिपरेशन के लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर नीट की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, वहां पर जाके देख सकते हो। IIT JEE के स्टूडेंट अगर हैं, खैर वो अलग बात है, पर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पर्टिकुलर सेशन में जाकर के आप वहां पे तैयारी कर सकते हैं अप टू डेट तरीके से। दैट्स इट। तो ये मेरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, इसको स्टार मार्क कर लेना, अपने ब्रेन में रख लेना, हाइपोथैलेमस में स्टोर कर लेना। लॉन्ग टर्म मेमोरी रखनी है, कब तक? 2 साल तक एटलीस्ट रखनी है। उसे भूलना नहीं है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा सिलेबस आएगा। That's it। अब क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन बहुत 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 स्पार्किंग इंफॉर्मेशन है, इसको सबके साथ डेफिनेटली शेयर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, मुझे पता रहेगा। कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना। बट दिस सेशन, टुडेज सेशन इज द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द बायोलॉजी सेशन फॉर क्लास 11। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जोरदार तैयारी करते रहिए, अपना माइंडसेट क्लियर रखिए, कहाँ पे किस चीज की तैयारी को लेकर के चलना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।